हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में एग्रीकल्चर बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये टॉपिक आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जो एग्रीकल्चर की है उसमें से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपकी जो एकेडमिक जो पढ़ाई है उसमें भी ये आपके लिए उतना ही लाभप्रद है जितना कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सकेगी, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरी हमने यहाँ पर डिवाइड की है और उस दो कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी का हम ऑक्सीजन जो है आपका कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए और इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और साथ साथ हमने यहाँ पर हार्मोन्स टर्म लिखा है, तो इन दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दरअसल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि, पौधों की ग्रोथ को जो है रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये जो है आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा अप्लाइड किया जाता है, यानी मानव के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि को अल्प मात्रा इनकी जो है पौधों की वृद्धि को जो है एक प्रकार से उत्साहित करती है या प्रेरित करती है। हार्मोन्स ये जो है नेचुरली होते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ये मानव के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्लांट के अंदर जो है जो हार्मोन्स होते हैं दोनों में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये पौधों के बॉडी के अंदर, यानी उनके जो प्लांट पार्ट होते हैं उनके अंदर ये बनते हैं, यानी नेचुरली होते हैं। और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ये मानव के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। मानव के द्वारा उपयोग किए जाते हैं मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी संश्लेषित होते हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर है इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन्स में। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है आपका ओरिजिन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और फिर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी विशेष अंग के ऊतक में, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है उसके टिश्यूज़ में ये संश्लेषित होते हैं और दूसरे ऊतकों में परिवहन द्वारा यानी सर्कुलेशन द्वारा वहाँ पर पहुँचते हैं और वृद्धि संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उस पर अति न्यून मात्रा में, ठीक है, इनकी मात्रा जो लगती है बहुत ही कम मात्रा लगती है, अति न्यून मात्रा में प्रयुक्त होकर के, मतलब थोड़ी सी मात्रा ही इनकी प्रयोग की जाती है और वहाँ पर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स पौधे के किसी अंग के किसी टिश्यू यानी ऊतक में बनेंगे, वहाँ से सर्कुलेट होकर के दूसरे ऊतकों तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर पहुँच करके इनकी थोड़ी सी मात्रा जो है कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये हार्मोन्स या कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन है। ठीक है, हार्मोन्स की परिभाषा है। आगे चलते हैं। जो हार्मोन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग ने 1906 में किया था। तो याद रखिएगा, हार्मोन जो शब्द है, हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टार्लिंग के द्वारा 1906 में किया गया, 1906 में किया गया स्टार्लिंग के द्वारा। फाइटो हार्मोन, ठीक है, फाइटोन मीन्स आपका प्लांट एंड हार्मोन्स, यानी फाइटो हार्मोन्स जो टर्म है इसको थीमैन ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट दोनों ही टर्म हैं। आपके हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था स्टार्लिंग ने 1906 में और फाइटो हार्मोन्स जो इस शब्द को यानी इस टर्म को कॉइंड किया था थीमैन ने। ठीक है, थीमैन और स्टार्लिंग का नाम याद रखिएगा। स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले और जो फाइटो हार्मोन्स जो टर्म का प्रयोग किया गया था थीमैन के द्वारा। आइए आगे चलते हैं और क्लासिफिकेशन समझते हैं इसका। तो यहाँ पर इसका हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो कार्यशीलता के आधार पर है। ठीक है, इसकी कार्यशीलता के आधार पर हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, पहली जो कैटेगरी है हार्मोन्स की वो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी ग्रोथ को ये प्रमोट करने वाले, ठीक है, जो वृद्धि वर्धक होते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें तो यानी पादप वृद्धि वर्धक, यानी ग्रोथ को जो प्रमोट करें। और दूसरा देखिए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी इसको कहेंगे पादप वृद्धि अवरोधक। ठीक है, तो ये वृद्धि वर्धक हैं और ये वृद्धि अवरोधक हैं। तो देखिए इसमें जो दोनों कैटेगरी हैं उसमें कुछ नाम हैं हार्मोन्स के, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला जो आपका ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकिनिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और जो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन या एथिलीन
एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो होते हैं ये जो है आपका ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं, ठीक है। अर्थात ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाले नहीं बल्कि ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हैं, ग्रोथ को रोक देने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर आपके ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटर मीन्स आपका एब्सिसिक और आपका एथिलीन, ठीक है। नाम याद रखिएगा, 5 जो हमने यहाँ पर हार्मोन्स के नाम लिए, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए और भी हार्मोन्स के टाइप्स हैं लेकिन मेजरली जो है आपके 5 ही हैं, ठीक है। तो इन 5 के नाम याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये आपके ग्रोथ प्रोमोटर हैं, और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन या एथिलीन ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी हो गई इनकी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन। तो आज की इस वीडियो में केवल हम ऑक्सिन को ही पढ़ेंगे, और बाकी जो भी शेष पार्ट हैं जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका जब पार्ट 2 लेकर आएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स का, इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसका शेष पार्ट, ठीक है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन को। अभी आज हम केवल पढ़ेंगे ऑक्सिन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऑक्सिन को जानते हैं। तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो टर्म होता है, ऑक्सिन जो टर्म को ऑक्सिन से लिया गया है, इसका अर्थ होता है टू ग्रो, ठीक है। टू ग्रो यानी ग्रो मीन्स आपका उगाना या वृद्धि करना, ठीक है। टू ग्रो, ऑक्सिन मीन्स होता है टू ग्रो, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ऑक्सिन मीन्स आपका टू ग्रो। और ऑक्सिन की जो डिस्कवरी की गई थी तो डार्विन और उनके पुत्र, ठीक है, डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस, ठीक है, डार्विन और उनके पुत्र के द्वारा 1880 में कैनरी ग्रास में, ठीक है, कैनरी घास में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था डार्विन के द्वारा, और डार्विन के पुत्र के फ्रांसिस के द्वारा, डार्विन और उनके पुत्र के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी 1880 में। किस में की गई थी? तो कैनरी घास में की गई थी, ठीक है। और अगला टर्म देखते हैं, बॉयसन और जैनसन। बॉयसन और जैनसन इन्होंने जो है इसको ओट यानी जई में, ठीक है, एवना साइटाइवा, ओट यानी जई में इसको ऑब्जर्व किया था। और ऑक्सिन जो टर्म है, इस टर्म को दिया था F.W. वेंट ने, ठीक है, F.W. वेंट ने 1928 में इस टर्म को कॉइंड किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं आपको, ऑक्सिन मीन्स होता है आपका टू ग्रो। डिस्कवरी की गई थी डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस के द्वारा 1880 में, और कैनरी ग्रास में यानी कैनरी घास में इसको ऑब्जर्व किया गया था। और ओट यानी जई में इसको ऑब्जर्व किया गया था बॉयसन एंड जेनसन के द्वारा, एवाइना साइटाइवा इसका जो बॉटनिकल नेम है। और ऑक्सिन टर्म को दिया गया था F.W. वेंट के द्वारा 1928 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है। तो ऑक्सिन्स के हम टाइप्स को देखते हैं। तो ऑक्सिन्स के 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल जो होता है और दूसरा आपका सिंथेटिक, ठीक है। तो ऑक्सिन्स के 2 टाइप हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? पहला है नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा है आपका सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल यानी प्राकृतिक, यानी जो प्लांट के अंदर जो सिंथेसिस होता है उसे नेचुरल ऑक्सिन कहेंगे, और दूसरा जो सिंथेटिक ऑक्सिन है मीन्स आपका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सिंथेटिक है, ठीक है, या संश्लेषित ऑक्सिन। तो सबसे पहले नेचुरल ऑक्सिन की बात करें तो नेचुरल ऑक्सिन में आपका IAA मीन्स आपका इंडोल एस्टिक एसिड या इंडोल 3 एस्टिक एसिड, और IBA का मतलब है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये 2 हैं, लेकिन मेजरली आपका IAA ही आपका प्योरली आपका नेचुरल जो ऑक्सिन है, मुख्य रूप से वो IAA को ही माना जाता है, ठीक है। तो इन सब के जो एब्रीविएशन दिए गए हैं, IAA, IBA, NAA, MCPA, 24D, 245T, ये सब जो दिए गए हैं नीचे, इनको हमने डिस्कस किया हुआ है, और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नेचुरल ऑक्सिन्स में बात करें तो नेचुरल ऑक्सिन्स में आपका IAA और IBA, मेजरली IAA को ही इसमें रखा जाता है। IBA नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, दोनों रूप में आता है, ठीक है। दूसरा हम देखें सिंथेटिक। तो सिंथेटिक के ऑक्सिन जो है यानी जो संश्लेषित किए जाते हैं, जिनका निर्माण किया जाता है, तो उसमें आपका NAA यानी नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड, MCPA यानी 2-मेथिल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4-D यानी 2,4-D यानी आपका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, और 2,4,5-T यानी आपका 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये जो आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। और भी बहुत सारे ऑक्सिन्स हैं जो सिंथेटिक में आते हैं, जो मेजर हैं यहाँ पर हमने उसको इंक्लूड किया है। और नीचे देखिए एक हमने नोट को यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि जो IBA है यानी आपका इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही श्रेणियों में आता है, ठीक है। तो नेचुरल की भी श्रेणी में आता है IBA, और इसको सिंथेटिक की श्रेणी में भी रखा जाता है, ठीक है। इसको सिंथेटिक ऑक्सिन की श्रेणी में भी रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं इसका रोल, ठीक है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन्स का प्लांट्स में क्या रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो हम पढ़ने अब जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका कंटेंट है। सबसे पहले ग्राफ्टिंग में, ठीक है,
ग्राफ्टिंग का मतलब यानी जो हम रूट स्टॉक और जो सैन को जो मतलब पौधे के किसी भाग के किसी पार्ट को कट करके दूसरे भाग पर दूसरे पौधे के किसी दूसरे कटे हुए भाग पर जब उसको हम आरोपित करते हैं तो इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो सभी को पता होगा ग्राफ्टिंग क्या है। तो ग्राफ्टिंग में स्पेशली ग्राफ्टिंग जिसमें करते हैं लेमन में करते हैं, मैंगो में करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं या फिर आंवला में करते हैं, इन सब में ग्राफ्टिंग की जाती है। तो उस ग्राफ्टिंग में जो हार्मोन्स यूज किए जाते हैं वो स्पेशली आपके हैं IAA और NAA, ठीक है। IAA यानी इंडोल 3 एस्टिक एसिड और नेप्थेलिन एस्टिक एसिड, इनका प्रयोग किया जाता है ग्राफ्टिंग में, ठीक है। जब रूट स्टॉक और सैन को जब एक को दूसरे पर जब ग्राफ्ट किया जाता है तो इस ग्राफ्टिंग में, ठीक है, बांधने में हम यूज करते हैं हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं IAA और NAA। ये क्या करते हैं IAA और NAA, ये जो है आपका ग्राफ्टिंग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये जो है उसको आसानी से जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इनिशिएशन ऑफ रूट ऑन स्टेम कटिंग। जब हम स्टेम कटिंग करते हैं अर्थात जब तने को हम कट करते हैं, तने को कट करके लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स में ही इसको यूज किया जाता है। तो उनको जो हम स्टेम कटिंग करते हैं या फिर फ्लावर्स में करते हैं, ठीक है, फूलों में करते हैं, जब स्टेम कटिंग की जाती है तब उसमें स्टेम जहाँ कट किया जा रहा है अगर उसको हम किसी हार्मोन से ट्रीट कर देंगे तो रूट का इनिशिएशन जो है इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसमें देखिए जैसे आपका रोज हो गया, गुड़हल हो गया, मलबेरी यानी सहतूत हो गया, पोमग्रेनेट यानी आपका अनार हो गया, इनमें स्टेम कटिंग की जाती है स्पेशली। और इसमें स्टेम कटिंग करने से पहले जो है आपका अगर हम IAA, IBA, PAA यानी फिनोइल एस्टिक एसिड, NAA यानी आपका नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4,5-T यानी 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, इनमें से किसी भी हार्मोन्स का अगर हम उपयोग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रूट यानी जो जड़ें निकलने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही शीघ्र हो जाता है, ठीक है। तो ये से बेनिफिट होता है, ये से लाभ होता है। स्पेशली जो इसमें जो हम कंसंट्रेशन रखते हैं इन हार्मोन्स का वो 10 से लेकर 1000 ppm के बीच में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है क्या रोल है इसका प्लांट्स में, तो अगला है आपका वुंड हीलिंग यानी अब घाव भरने में, ठीक है। तो आगे जो हार्मोन है ये पौधों में अगर कोई घाव हो गया है, कोई वुंड हो गया है तो उसको भी हील करने में, उसको भी भरने में उपयोगी होता है। तो 1% IAA यानी नेफ्थेलिन इंडोल 3 एस्टिक एसिड को 1% सोल्यूशन जब इसको हम लगाते हैं तो ये जो है प्लांट के जो भी वुंड्स होते हैं, जो भी घाव होते हैं, तो घावों को भरने में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट अगला इसका यूज है वीड कंट्रोल, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण में। वीड कंट्रोल में जो डाइकॉट्स होते हैं यानी आपका जो द्विबीजपत्री जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मेजरली हम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड का उपयोग करते हैं। और जो मोनोकाट होते हैं, मोनोकाट में हम MCPA यानी 2-मेथिल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड यानी आपका MCPA और 2,4,5-T का भी उपयोग करते हैं मोनोकाट में, ठीक है। तो डाइकॉट में 2,4-D का और मोनोकाट में हम MCPA और 2,4,5-T का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वीड कंट्रोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक निश्चित कंसंट्रेशन को हम जब यूज करते हैं तो जब इसका कंसंट्रेशन थोड़ा हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब ये जो है वीड कंट्रोल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो डाइकॉट्स में, मोनोकाट्स में अलग अलग प्रकार के हम ऑक्सीजन्स का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो रोल है प्लांट में वो क्या है, तो प्रोलॉन्गिंग डॉर्मेंसी इन बड्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। तो बड्स यानी कलिकाओं और कंद यानी आपका ट्यूबर्स में उनकी जो डॉर्मेंसी होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब लंबे समय तक ये डॉर्मेंट फेज में रहते हैं। तो डॉर्मेंट फेज यानी इनकी डॉर्मेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए और बढ़ाने के लिए यानी इनकी डॉर्मेंसी और बढ़ जाए तो इसके लिए जो है हम IAA और 2,4-D और 2,4,5-T आपका MH यानी मैलिक हाइड्राजाइड इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन सभी का प्रयोग किया जाता है इसमें IAA, 2,4-D, 2,4,5-T और MH यानी आपका मैलिक हाइड्राजाइड, इन सब का हम प्रयोग करते हैं डॉर्मेंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए इसी का ठीक अपोजिट, तो डॉर्मेंसी बढ़ाई भी जाती है इसके द्वारा। अब देखिए एक ही हार्मोन्स के द्वारा दोनों काम कैसे किए जाते हैं, डॉर्मेंसी को प्रोलॉन्ग भी किया जाता है और डॉर्मेंसी को ब्रेक भी किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उनके कंसंट्रेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका जर्मिनेशन एंड ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, अंकुरण के लिए और डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए स्पेशली हम यूज करते हैं जो वो है आपका एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन और आपका थायोसाइनेट, और इसके साथ साथ और भी कुछ केमिकल्स हैं जैसे आपका थायोयूरिया और अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए। इन सब केमिकल्स का, इन सब रसायनों का जो कि आपके ऑक्सीजन हार्मोन्स के टाइप्स हैं, ठीक है, उसी की कैटेगरी में आने वाले रसायन हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन और आपका थायोसाइनाइट, इसके साथ साथ आपका थायोयूरिया और अमोनियम थायोसाइनाइट, ठीक है। इन सबको हम डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए और जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका
अगला रोल देखते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स है इसका प्लांट में और कौन सा रोल हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब यानी जो फ्रूट्स है वो सीडलेस हो, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो इसमें क्या किया जाता है, मतलब हम जब इसको हम इन हार्मोन्स की हम एक निश्चित मात्रा को, एक निश्चित कंसंट्रेशन को जब हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो वो जो प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो सीडलेस होता है। तो इसमें हम कुछ हार्मोन्स हैं जैसे आपका IA यानी इंडोल एस्टिक एसिड, IBA यानी इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड और मेथिल नेफॉक्सी एसीटेट। ये सब कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऑक्सिन हार्मोन्स के टाइप्स हैं जिनका हम उपयोग जो है पार्थेनोकार्पी में या सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हम उपयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या रोल है इसका प्लांट्स में। तो अगला रोल है इसका प्रिवेंट लॉगिंग, यानी फसलों को गिराने से, ठीक है। प्रिवेंट लॉगिंग यानी आपका कह सकते हैं कि प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ क्रॉप्स, ऐसे लिखना चाहिए था, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों को गिरने से बचाने के लिए। तो फसलों को गिरने से बचाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो ऑक्सिन का टाइप्स है आपका अल्फा नेफ्थिल एसीटेट, ठीक है, अल्फा नेफ्थिल एस्टामाइड हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है जो है आपका फसलों को गिराने के लिए। ये ऑक्सिन का एक ही टाइप है, ठीक है, ऑक्सिन का एक प्रकार ही है अल्फा नेफ्थिल एस्टामाइड। इस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं हम फसलों को गिरने से बचाने के लिए। देखिए फसलों के गिरने से क्या होता है, जब फसलें गिर जाती हैं तो उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन जो होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो रोल है वो है आपका एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है, या इसको कहते हैं हिंदी में शीर्ष प्रभाविता। एपिकल डोमिनेंस किसे कहते हैं, तो एपिकल डोमिनेंस का जैसे इस फिगर को आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए जो ऊपर वाली जो बड है और इसके साइड में जो साइड वाली जो बड्स हैं यानी इसको हम लेटरल बड्स कहते हैं, और ऊपर जो आपका एपिकल बड, ठीक है। तो एपिकल बड ये जो हार्मोन्स है यानी आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन नॉर्मली जो है आपका जो शीर्ष भाग होता है यानी जो आपका एपिकल पार्ट होता है, ठीक है, उस पर पाया जाता है। तो हार्मोन्स की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है तो ये जो है पौधों को उसकी लंबाई को बढ़ाता चला जाता है और साइड जो ग्रोथ होती है ये बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो साइड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, देखिए अब इसमें ऐसी क्रॉप्स जिसमें हमको प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जो एपिकल बड होती है उसको हम कट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे। तो इसको कट करने की वजह से जो हार्मोन्स की जो मात्रा होती है वो हार्मोन्स की मात्रा भी खत्म हो जाती है। तो फिर अब जो ग्रोथ है वो आपका साइड में होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो अभी एपिकल डोमिनेंसी थी, एपिकल डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी। एपिकल डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी तो जो लेटरल बड्स हैं, ठीक है, उनकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। लेटरल बड्स जब ग्रोथ करेंगी तो ब्रांचिंग होगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये था एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है सेल डिवीजन एंड इलॉन्गेशन। तो सेल डिवीजन और इलॉन्गेशन यानी कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण। कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण में भी इस हार्मोन्स की उपयोगिता होती है। जो साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन है जिसको हम तीसरे नंबर पढ़ेंगे, अभी तो ऑक्सिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जिबरेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स का जो मेन रोल होता है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेल डिवीजन के लिए जो है साइटोकाइनिन हार्मोन्स के साथ में ऑक्सिन हार्मोन्स की भी जो है आवश्यकता होती है। तो ये सेल डिवीजन और इलॉन्गेशन में सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ हम एब्रीविएशन देख लेते हैं, कुछ संक्षिप्त जो हमने शब्द अभी ऊपर पढ़े हुए हैं तो उसको हमने वहाँ पर डिटेल में बता भी दिया था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसको हम नीचे फिर से कवर कर लेते हैं। पहले दिया गया है 2,4-D। 2,4-D का जो पूरा नाम होता है वो होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा इसका, ठीक है। 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, 2,4-D मीन्स आपका 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपका MCPA। MCPA का मतलब यानी आपका M का मतलब आपका 2 मेथिल, C का मतलब आपका 4 क्लोरो और उसके बाद फिनाक्सी एस्टिक एसिड। तो 2 मेथिल 4 क्लोरो फिनाक्सी एस्टिक एसिड ये आपका MCPA, ठीक है। अगला है आपका 2,4,5-T। 2,4,5-T मीन्स आपका ट्राइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, ठीक है। T मीन्स आपका ट्राइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड। नेक्स्ट है अगला आपका IAA। IAA मतलब का आपका इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। और IBA का आपका मतलब इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट है आपका नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड, ठीक है। और कोई है, बस इतना ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित आपका जो पार्ट 1 वीडियो। और पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसे कहते हैं, ये हार्मोन्स से कैसे डिफरेंट है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, उस अंतर को हमने समझा और इसके हमने कुछ फैक्ट्स को जाना, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, 2 कैटेगरी इसकी क्लासिफिकेशन की, तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में हमने ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन को पढ़ा, और जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर में हमने देखा कि उसमें एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन
होता है। तो यहाँ पर हमने जो डिटेल में केवल पढ़ा है तो हमने केवल ऑक्सीजन को ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो हम जिब्रेलिन, ठीक है, या जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन और आपका एब्सिसिक एसिड और आपका इथाइलिन, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जो बड़ा जो टॉपिक था हमारा ऑक्सीजन ही था, तो ऑक्सीजन को हमने आज कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीजन से संबंधित जो भी हमने फैक्ट यहाँ पर पढ़ा हुआ है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर एक बार बताने से यानी एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया तो इसको 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे वीडियो को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हाँ, अपने जो है कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।